हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशा गुरु एजुकेशन का यूट्यूब चैनल में। मैं चैतन्य में आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है सरल द्विविमीय आकृतियाँ। बिल्कुल मतलब सिंपल टू डायमेंशनल फिगर्स पढ़ाएंगे हम लोग यहाँ पे। जो हमारा जो टॉपिक है वो कॉमन है 6th और 7th क्लास के लिए। बेसिकली ये चैप्टर 7th के लिए नहीं है, बिकॉज मैं इसलिए इसको 7th में ले रहा हूँ क्योंकि बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर ये इसे पढ़ाएंगे तो फिर उसके बाद त्रिभुज और जो ज्योमेट्री है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे हम लोग, बच्चे समझ पाएंगे। तो चलिए अगर मैं शुरू करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करूँ कि सरल द्विविमीय आकृतियाँ क्या होती है। तो आकृतियाँ मेरी दो प्रकार की होती है, एक होती है सरल आकृति और एक होती है जटिल आकृति। सरल आकृति क्या होती है, जैसे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, सरल आकृति की डेफिनेशन लिख रखी है मैंने बोला कि वे आकृतियाँ जिनके अंदर पेंसिल को एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं और उसे काटे या बिना पेंसिल पूरी आकृति पर चलाई जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं अगर आकृति बनाऊं, तो मैं ये आकृति बनाऊंगा तो जैसे मैंने एक बार पेंसिल रख दी तो फिर मेरा ये यहाँ पे खत्म होना चाहिए, पेंसिल उठनी नहीं चाहिए और ना ही इसको क्रॉस करना चाहिए। क्या ये क्रॉस कर रहा है? क्या ये क्रॉस नहीं कर रहा? तो ये आकृति बनी है, जो मैंने अभी आकृति बनाई वो मेरी क्या है, एक सरल आकृति है। इसके बाद अगर आप इस आकृति की बात करो तो भी सरल आकृति है, अगर आप इस आकृति की बात तो भी, तो बच्चों एक सरल आकृति है। जटिल आकृति क्या होती है? जटिल आकृतियों का कहने का मतलब ये है कि पेंसिल से जब हम आकृति बनाए तो पेंसिल को उठाए बिना या बिना रेखाओं को काटे उसको बनाया जाना संभव नहीं है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये आकृति की, ये तो मैंने बना लिया, लेकिन मेरे को अंदर वाला सर्किल या अंदर वाला आकृति बनाने के लिए पेंसिल उठाना पड़ेगा। बिना उठाए मैं आकृति नहीं बना सकता। तो ये मेरी क्या हो गई, एक आकृति जटिल आकृति हो गई। देखिए बच्चों, ये भी एक जटिल आकृति है, ये भी एक जटिल आकृति है और ये भी एक जटिल आकृति है, क्योंकि मैं को एक के साथ दूसरी आकृति बनाने के लिए पेंसिल तो उठाना ही पड़ेगा। बिना पेंसिल उठाए या बिना रेखाओं को काटे ये चीज संभव नहीं है। उसके बाद आती है खुली आकृतियां। क्या होती है? वे आकृतियां जो अपने प्रारंभिक बिंदु पर समाप्त नहीं होती है। कहने का मतलब ये बच्चों, जैसे ये कोई रेखा है, यहाँ से स्टार्ट होकर घूम फिर के कहीं भी चली जाए लेकिन वापस ए पे नहीं आए, तो ये जो मेरी आकृति बनी है, ये आकृति मेरी खुली आकृति होती है। और बंद आकृति का सिंपल सा मतलब ये होता है कि दोनों का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होना चाहिए। चलिए आप इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद हम बंद आकृति के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम बंद आकृति के बारे में कि बंद आकृति क्या होती है। बंद आकृति वह आकृति होती है बच्चों जो प्रारंभ बिंदु पर समाप्त नहीं होती है। प्रारंभ बिंदु पर समाप्त होने का मतलब ये है कि प्रारंभिक बिंदु पर समाप्त होनी है, मतलब जहां से पेंसिल उठाई है वहीं पे वापस घूम फिर के गाड़ी पहुंच जाए, वो मेरा क्या होता है, एक बंद आकृति। मतलब प्रारंभिक बिंदु पर समाप्त होनी चाहिए, ये मेरी होती है बंद आकृति। अगर मैं बंद आकृति के भागों की बात करता हूँ, सिंपली अगर इन तीनों में से मैं ये आकृति लूँ या आप ये आकृति ले लो या कोई सी आकृति लो, अगर मैं भाग की बात करता हूँ तो इसके अंदर तीन भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य भाग, ये मेरा बाहरी भाग हो गया, ये मेरा आंतरिक भाग हो गया, ये मेरा क्या हो गया, अंदर वाला भाग हो गया, और एक होता है मेरा बाउंड्री, मतलब परिसीमा वाला भाग। क्या हो गया बच्चों? तीन पार्ट हो गए, एक अंदर वाला भाग हो गया, एक बाहर वाला भाग हो गया, एक मेरी क्या हो गई, बाउंड्री, जो मेरी परिसीमा बनी है ना बच्चों, ये मेरी क्या हो गई, एक बाउंड्री। ये मेरी बंद आकृति हो गई। अब हम पढ़ेंगे बहुभुजों के बारे में। बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं, बहुभुज क्या होते हैं, बहुभुज के कैसे कैसे आकृतियां उसमें आती है, तो हम बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करिए एक बार। चलिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बहुभुज की, तो बहुभुज की परिभाषा क्या होती है? बहुभुज की परिभाषा होती है तीन या तीन से अधिक गिरिबंध आकृति को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज मतलब बहु यानी बहुत सारी, भुज यानी भुजाएं। क्या हो गया? बहुत सारी भुजाएं। तो तीन या तीन से अधिक, दो भुजाओं की तो कोई आकृति होती नहीं है, तो तीन भुजाओं की आकृति बात करता हूँ। तीन भुजाओं में क्या आता है? त्रिभुज। त्रिभुज को कैसे बनाएंगे बच्चों? आप लीजिए तीन माचिस की तिल्लियों को, जैसे मैंने एक तिल्ली ये ले ली, ये मेरी हो गई, दूसरी तिल्ली मेरी ये हो गई, और तीसरी तिल्ली को मैंने ऐसे मिला दिया, तो ये मेरी क्या हो गई, तीन तिल्लियां हो गई। ये त्रिभुज मेरा बन गया। इसको बोलूंगा मैं क्या? त्रिभुज। मतलब तीन भुजाएं हैं, एक दो तीन, इसको मैंने बोला त्रिभुज। अगर मैं बात करूँ चतुर्भुज की, चतुर का मतलब चार भुज यानी भुजाएं। अगर मैं चार भुजाओं की बात करूँ तो माचिस की चार तिल्लियां लूंगा, ये मेरी चार भुजाएं हो जाएगी। ये मेरा क्या बन गया? चतुर्भुज।
चतुर्भुज, त्रिभुज, इनके जब हम प्रकारों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले अपन यहाँ बेसिकली पढ़ लेते हैं कि चतुर्भुज होता क्या है। ये हो गया मेरा, चार तिल्लियों से क्या बना लिया मैंने, चतुर्भुज। इसके बाद पंचयानी, पांच भुजानी, भुजाएं। अब पांच भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा होता है वो मैं आपको बताता हूँ बच्चों। जैसे ये दो भुजाएं हो गई, ये दो भुजाएं हो गई, और इसको इससे मैंने मिला दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा पंचभुज बन गया बच्चों। देखा कितना आसान है, ये मेरा पंचभुज बन गया, ये मेरा पंचभुज बन गया। इसके बाद अगर मैं षटभुज की बात करूँ, षट का मतलब छः, भुज यानी भुजाएं, तो षटभुज कैसे बनाएंगे। तो षटभुज बहुत ही आसान है विद्यार्थियों, षटभुज बनाना। ये मेरा क्या हो गया, षटभुज का मतलब इसमें कितनी आकृतियाँ हो गई, सॉरी इसमें कितनी तिल्लियाँ काम में ले ली हमने, छः, तो ये कितना आ गया, छः भुज षटभुज। कितनी भुजाएं हो गई, गिन लो, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो पाँच। पंचभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज और षटभुज, ऐसे बहुत सारे। अगर जैसे सप्तभुज की बात करूंगा तो उसमें सात भुजाएं आ जाएगी, अष्टभुज में लूंगा तो उसमें आठ भुजाएं आ जाएगी, नवभुज में लूंगा तो उसमें नौ भुजाएं आ जाएगी, ऐसे बहुभुज चलता जाएगा। और तीन या तीन से अधिक घिरी हुई बनी बंद आकृति को क्या बोलता हूँ मैं, बहुभुज। आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम यहाँ पे त्रिभुज के बारे में और चतुर्भुज के कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो आप इसको नोट डाउन करिए एक बार। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ त्रिभुज के बारे में, तो त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, त्रिभुज की परिभाषा होती है त्रि यानी तीन, भुज यानी भुजाएं, मतलब तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की आकृति आप यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज की तीन तिल्लियों की मदद से हमने क्या बनाया, त्रिभुज। अब हम यहाँ पे डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि त्रिभुज में कितने अवयवों के बारे में आती है, त्रिभुज के अंदर क्या क्या होते हैं, भुजाएं कितनी होती है, कोण कितने होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, उनका योग क्या होता है, परिसीमा क्या होती है, उनका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ त्रिभुज की, तो इसमें कौन कौन सी भुजाएं हैं। तो इसके अंदर अगर मैंने इसको नाम दे दूँ मेरा ABC, तो इसके अंदर कौन कौन सी भुजाएं हो गई विद्यार्थियों, इसके अंदर भुजाएं हो गई भुजा AB, भुजा BC तथा भुजा CA। इस त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं हो गई मेरी, तीन भुजाएं हो गई। और एक चीज और, जिस अब यहाँ पे ध्यान रखना कि दो भुजाएं जिस प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट होती है, या दो भुजाएं जिस बिंदु पे मिलती है, ये दो भुजाएं किस बिंदु पे मिल रही है ये, तो इसे कहूंगा मैं त्रिभुज का शीर्ष। क्या कहूंगा, शीर्ष। और इसमें त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं, यहाँ पे तीन शीर्ष हैं, ABC। एक शीर्ष A हो गया, एक शीर्ष B हो गया, एक शीर्ष C हो गया। एक इसमें क्या आ गया त्रिभुज का शीर्ष। अगर मैं बात करूं तीसरे इसकी आकृति की, तीसरे की बात करता हूं मैं, इसमें तीसरे फीचर क्या है, तीसरा फीचर है कोण के बारे में। कोण कौन से होते हैं, कोण क्या होते हैं कि जो दो रेखाएं जिस बिंदु पे मिलती है तो उनके बीच में कुछ एंगल बनता है। जैसे इसको मैंने कह दिया एक्स, ये कहाँ पर कोण है वाई, इसको कह दिया मैं जेड। तो यहाँ पे कौन कौन से कोण हो गए, यहाँ पे कौन हो गया एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तीन कोण हो गए, तीन शीर्ष हो गए, तीन ही भुजाएं हो गई। और त्रिभुज की एक खासियत और बताता हूँ बच्चों आपको कि तीन भुजाओं या सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज भी त्रिभुज ही है। एक आपको विशेष बताता हूँ कि त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री योग होता है अंतः कोणों का। विद्यार्थियों आपने देखा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही। अब मैं बताता हूँ जैसे आपको क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको के बारे में। मैंने आपको पढ़ाया भुजा के बारे में, शीर्ष के बारे में, कोण के बारे में, एक छोटी सी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई। अब मैं बात करता हूँ त्रिभुज के प्रकार के बारे में। त्रिभुज के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार से हैं। एक तो होता है लंबाई के आधार पर, और दूसरा इसका प्रकार है कोण के आधार पर, कि कोण के आधार पर कितने होते हैं, लंबाई के आधार पर कितने होते हैं। तो लंबाई के आधार पर यहाँ पे तीन त्रिभुज होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। विद्यार्थियों, तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। फिर होता है कोण के आधार पर बात करता हूँ, तो कोण के आधार पर होता है समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ लंबाई के आधार पर, तो लंबाई के आधार पर सबसे मैंने लिखा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज से मतलब है विद्यार्थियों सम यानी समान, जिसकी
सभी भुजाएं समान हो, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो वो क्या होएगा मेरा समबाहु त्रिभुज। दूसरे प्रकार की बात करूँ तो वो होता है मेरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब क्या है कि कोई दो रेखाएं समान, कोई दो भुजाएं समान हो, कोई दो भुजाएं समान हो। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग हो। अगर देखो लंबाई के आधार पर कितने त्रिभुज पढ़े हमने, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तीन प्रकार के हो गए। समबाहु का मतलब सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, मतलब तीनों भुजाएं समान हो। सम द्वि, सम यानी समान, द्वि यानी दो भुजाएं, कोई दो भुजाएं बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हो। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर भी हो सकती है, कोई दो भुजाएं बराबर हो सकती है, तीनों भुजाएं अलग अलग भी हो सकती है। अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों कोण के आधार पर, तो कोण का सबसे पहला आता है न्यून कोण त्रिभुज। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण का मतलब होता है वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। मैंने लिखा थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब होता है न्यून कोण। और वह जिसके अंदर कोण 90 डिग्री से कम हो। फिर आता है मेरा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब विद्यार्थियों सिंपल सा है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तीसरा है मेरा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका मतलब एक कोण 90 से बड़ा हो, एक कोण 90 से बड़ा हो। और लेकिन अधिक कोण की मैं बात करूं कि वो जो मेरा कोण है थीटा वो मेरा 90 से तो बड़ा चलेगा, लेकिन 360 से बड़ 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर एक ही कोण 180 डिग्री हो जाएगा तो फिर वो त्रिभुज थोड़ी बनेगा। त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कोण 90 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए। ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे त्रिभुज के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए एक बार। चलिए स्टूडेंट्स अब मैं बात करता हूँ चतुर्भुज की। चतुर्भुज यानी चार भुजाएं। चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहता हूँ मैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज हो गया चार भुजाएं, एक दो तीन चार, माचिस की चार तिल्लियों से आप ये आकृति बना सकते हैं। अब इसमें क्या अवयव की बात करूं तो इसमें चार कोण हो गए, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया। इसके अंदर भुजाएं कितनी हो गई, एक भुजा ये 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 हो गई। हम यहाँ पे चतुर्भुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं, हम यहाँ पे केवल दो विशेष प्रकार के चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। दो विशेष प्रकार के चतुर्भुज कौन कौन से होते हैं, एक होता है आयत। आयत के अंदर भी चार भुजाएं होती है। एक होता है वर्ग, इसके अंदर भी चार भुजाएं होती है। चतुर्भुज के प्रकार हैं, हम दो विशेष प्रकार के चतुर्भुज के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आयत की बात करूँ तो आयत की आकृति मेरी ऐसी होती है, इसके अंदर आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। इसमें क्या होता है कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, चारों कोण होते हैं वो 90 90 डिग्री के होते हैं। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया। इसको आप एक्स वाई जेड कह दो, इसको भी कह दो। चारों कोणों का योग कितना हो गया स्टूडेंट्स
360 डिग्री। अगर मैं बात करूं अब वर्ग की, तो वर्ग की परिभाषा क्या कहती है? वर्ग की परिभाषा कहती है कि आयत के अंदर तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसके अंदर प्रत्येक भुजा बराबर होती है, और जो प्रत्येक भुजा बराबर है तो प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होता है। तो इसी के अंदर भी अंतर कोणों का योग कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा स्टूडेंट्स। और चारों भुजाएं इसके अंदर, चार चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर। इसकी चारों भुजाएं कौन सी है? ए बी बी सी सी डी और डी ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये चार भुजाएं हो गई। तो इसी प्रकार से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आप इसको नोट डाउन करिए। थैंक यू।